नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो देवश्री इंस्टीट्यूट इंदौर से यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। यहाँ पर आपको हिंदी साहित्य के बारे में अध्ययन करवाया जा रहा है। अभी तक हम रासो काव्य के बारे में जान चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं रासो काव्य की डिटेलिंग। और यह कक्षा एमपी टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिसका भी हिंदी विषय है एमपी टेट वर्ग 1 और 2 में, वो इस कक्षा को अवश्य देखें। साथ ही जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं हिंदी विषय के लिए, वो भी अवश्य देखिए। यह कक्षा एमपी सेट की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही उपयोगी है यह कक्षा। साथ ही अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी ये बहुत ही उपयोगी कक्षा होने वाली है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रासो काव्य की डिटेलिंग। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रबरदाई है। पृथ्वीराज रासो पृथ्वीराज रासो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य में हिंदी साहित्य में प्रथम महाकाव्य है। प्रथम महाकाव्य महाकाव्य हिंदी का प्रथम महाकाव्य आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो को माना है और यह सर्वमान्य भी है। ये इसके रचनाकार इसके रचनाकार चंद्रबरदाई चंद्रबरदाई है। यह काव्य यह काव्य यह चरित्र काव्य तथा चरित्र काव्य तथा ऐतिहासिक ऐतिहासिक काव्य दोनों है। यह चरित्र काव्य भी है व ऐतिहासिक काव्य भी है। पृथ्वीराज रासो के बारे में यह महत्वपूर्ण जानकारी है। इसके साथ ही पृथ्वीराज रासो की विषय वस्तु पृथ्वीराज रासो की विषय वस्तु विषय वस्तु इस महाकाव्य में इस महाकाव्य में महाकाव्य में
कवि के द्वारा चारण कवि की विशेषता चारण कवि की विशेषता तथा कल्पना कल्पनाशीलता का वर्णन बड़े ही रोचकता से किया गया है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य तथा सर्वमान्य भी यह हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य है। साथ ही इसके रचनाकार चंद्रबरदाई है। यह चरित्र काव्य तथा ऐतिहासिक काव्य है, जिसके अंदर पृथ्वीराज चौहान का वर्णन मिलता है, उनके युद्धों का वर्णन मिलता है। साथ ही पृथ्वीराज रासो की विषय वस्तु इस महाकाव्य में कवि के द्वारा चारण कवि की विशेषता तथा कल्पनाशीलता का वर्णन बड़े ही रोचकता से किया गया है। साथ ही अगला जो इसके विषय वस्तु के बारे में है वो हम ऊपर पढ़ने वाले हैं। यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। अगर किसी प्रकार की इसमें समझने में कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य अवगत कराएं। विषय वस्तु के संबंध में अगला टॉपिक काव्य में भाव व्यंजना व अतिशयोक्ति का अतिशयोक्ति का विस्तार भी देखने को मिलता है। इस महाकाव्य में भाव व्यंजना व अतिशयोक्ति का विस्तार देखने को मिलता है। साथ ही चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक व अप्रामाणिक मानने वाले कौन कौन से विद्वान हैं, ये हम समझने वाले हैं। तो इसको प्रामाणिक ग्रंथ मानने वाले प्रामाणिक काव्य मानने वाले जो विद्वान हैं
प्रमाणिक काव्य मानने वाले कवि। पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक काव्य मानने वाले जो कवि हैं, पहले नंबर पे हैं डॉक्टर श्याम सुंदर, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, श्याम सुंदर दास, साथ ही मोहनलाल। अगले जो कवि हैं मोहनलाल पांड्या। मोहनलाल पांड्या, इनके अलावा मिश्र बंधु। मिश्र बंधु तीन भाई मैं आपको पढ़ा चुका हूं पहले। तीनों भाइयों को एक साथ में मिश्र बंधु के नाम से जाना जाता है। और इनके अलावा और भी है आदि कवियों ने इनको प्रमाणिक काव्य माना है, पृथ्वीराज रासो को। साथ ही पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक मानने वाले कवि अप्रामाणिक काव्य मानने वाले कवि। अप्रामाणिक मानने वाले जो कवि हैं, पहले नंबर पे आते हैं डॉक्टर बुलर, साथ ही डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल, इनके अलावा डॉक्टर मुंशी प्रसाद। साथ ही अगले जो हैं मुंशी प्रसाद देवी आदि कवि पृथ्वीराज रासो महाकाव्य को अप्रामाणिक काव्य मानते हैं। इसी संदर्भ में आज भी हमें देखने को मिलता है, इनके बारे में बहुत सारे मतलब जाति विषय से संबंधित भी बहुत सारा हमें देखने को मिलता है कि पृथ्वीराज रासो जो लिखा गया है वह प्रामाणिक है या अप्रामाणिक है। इस संदर्भ में हमें बहुत सारे तथ्य मिलते हैं तथा यह अप्रामाणिक भी माना गया है बहुत से कवियों के द्वारा, साथ ही यह प्रामाणिक भी माना गया है, जिसके बारे में हम आज ये पढ़ रहे हैं। यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। अगर किसी प्रकार की इसमें कोई समस्या हो तो अवश्य बताइए। अब आगे पढ़ने वाले हैं हम अर्ध प्रामाणिक मानने वाले कवि, जो ना तो इसको प्रामाणिक मान रहे हैं और ना ही अप्रामाणिक मान रहे हैं, बल्कि वह अप्रामाणिक मान रहे हैं। उन कवि के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अप्रामाणिक मानने वाले कवि, खास तौर पर अप्रामाणिक मानने वाले कवि हजारी प्रसाद द्विवेदी ही है। अप्रामाणिक अर्धप्रामाणिक मानने वाले कवि। पृथ्वीराज रासो को अब अर्ध प्रामाणिक मानने वाले कवि, अर्ध प्रामाणिक मानने वाले जो कवि हैं उसमें प्रमुख नाम डॉक्टर
हजारी प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो यह हम पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं परमाल रासो के संदर्भ में। यहाँ तक का टॉपिक जैसा भी लगा हो अवश्य बताइए कमेंट बॉक्स में। कोई दिक्कत हो तो वो भी बताइए समझने में, या किसी टॉपिक को समझ नहीं पाए हो। अब अगला जो रासो काव्य है परमाल रासो। परमाल रासो, इसको डिटेलिंग में पढ़ना है हमें। परमाल रासो, इसके रचयिता जगनिक है। रचयिता जगनिक। इसके रचयिता जगनिक है। साथ ही यह महोबा महोबा के राजा, महोबा के राजा परमारदीव, परमारदीव के आश्रय में रहते थे। रचयिता जगनिक यह महोबा के राजा परमारदीव के आश्रय में रहते थे, जिन्होंने परमाल रासों की रचना की। साथ ही आलाहा उदल नाम के दो सेनापति की वीरता का वर्णन देखने को मिलता है। साथ ही आलाखंड आलाहा उदल के 52 युद्धों का वर्णन है। यह विश्व की सबसे बड़ी लोक गाथा कहा जाता है। तथा बुंदेली भाषा
तथा बुंदेली भाषा बनाफरी बोली बनाफरी बोली बनाफरी बोली में रचित है। जो परमाल रासो है इसके रचयिता जगनिक है। यह महोबा के राजा परमारदीव के आश्रय में रहते थे। आल्हा उदल नाम के दो सेनापति की वीरता का वर्णन परमाल रासो के अंदर हमें देखने को मिलता है। साथ ही अब इसके आगे हम इनके जो कवि वगैरह है जिन्होंने इनके बारे में क्या क्या बोला परमाल रासो के बारे में वो हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। किसी प्रकार की अगर समस्या हो तो हमें अवश्य अवगत करवाएं। इसके संदर्भ में डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अर्ध प्रमाणिक ग्रंथ माना है। परमाल रासो को भी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अर्ध प्रमाणिक ग्रंथ माना है। साथ ही परमाल रासो को डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने नागरी प्रचारणी सभा में प्रकाशित किया। परमाल रासो को डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने नागरी साथ में प्रचारणी सभा में प्रकाशित किया। अगला जो हम रासो पढ़ने वाले हैं वह बिसलदेव रासो है तथा उसके रचनाकार नरपति नाला है। यह यहीं पर समाप्त होता है। अगला जो है बिसलदेव रासो, तीसरा रासो जो है बिसलदेव रासो। बिसलदेव रासो रचयिता इसके रचयिता है नरपति नाला। नरपति नाला इसके रचयिता है। साथ ही
रचना काल इसका, रचना काल 1115 ईस्वी माना जाता है। रचना काल 1115 ईस्वी माना जाता है। साथ ही हिंदी के आदिकाल की श्रेष्ठ कृति माना जाता है। तथा श्रृंगार रस प्रधान है। श्रृंगार रस प्रधान है। साथ ही 125 छंदों में प्रेम परक रचना का वर्णन है। प्रेम परक रचना का वर्णन है। इसके नायक है अजमेर के राजा बिसलदेव तथा नायिका राजा भोज की पुत्री राजमती। यह नायक है बिसलदेव रासो के, बिसलदेव ही नायक है तथा इसकी नायिका राजमती है। इसके जो रचयिता है वो नरपति नाला है। इसकी रचना काल जो माना जाता है वो 1115 ईस्वी हिंदी के आदिकाल की यह श्रेष्ठतम कृति है। साथ ही श्रृंगार रस प्रधान है तथा 125 छंद में प्रेम परक रचना का वर्णन है। 125 छंदों में प्रेम परक रचना का वर्णन है। नायक इसके अजमेर के राजा बिसलदेव है तथा नायिका राजा भोज की पुत्री हैं। यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। किसी प्रकार की कोई परेशानी या समस्या हो इसको समझने में तो आप कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। आज की क्लास का समय होने के कारण इस क्लास को यहीं पर विराम दिया जाता है। अगली क्लास हम कल इसी टाइम पर स्टार्ट करने वाले हैं। आपको क्लास कैसी लगी आप अवश्य कमेंट बॉक्स में बताएं तथा क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।